हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज। आज हम उसी चैप्टर की सीरीज में देखेंगे चैप्टर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ये पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 है। इससे पहले हम बुक 1 के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक के ऑल चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सभी चैप्टर को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सभी आपके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद में तैयार किए गए हैं, क्योंकि ये रिसेंटली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन जो कई बार रिपीट होते रहे हैं, आप सभी को ये हेल्प करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट अपने जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें आपको हेल्प करेंगे कि आंसर कैसे फ्रेम करने हैं और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन आपको 80+ मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके साथ आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो जाएगी और दोनों की रिविजन अच्छे से हो सकती है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस चैप्टर के। इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो हम देखते हैं पहले 1 मार्कर क्वेश्चन है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की नाटकीय जीत, ड्रामेटिक विक्ट्री के लिए कौन से प्रमुख कारक, मेजर फैक्टर जिम्मेदार था? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की नाटकीय जीत के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण गरीबी हटाओ नारा था, जिसने भूमिहीन मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मजबूत प्रतिक्रिया उत्पन्न की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1971 के लोकसभा आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन में कौन से 2 राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज प्रमुख भागीदार थी? इसका आंसर 1971 के आम चुनाव के बाद में कांग्रेस आर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीपीआई प्रमुख सत्तारूढ़ गठबंधन भागीदार थे। मतलब ये 2 पार्टियां मेन थी उसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस ओ और कांग्रेस के का प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? दोनों के लीडर बताने, कांग्रेस ओ का और कांग्रेस ए का लीडर कौन था? इसका आंसर है सिंडिकेट। कांग्रेस ओ का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जबकि इंदिरा गांधी कांग्रेस आर का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यहाँ पे कांग्रेस आर आएगा, के नहीं आएगा, बाय मिस्टेक प्रिंट है। मतलब इन दोनों के लीडर हैं कांग्रेस ओ का सिंडिकेट। और सिंडिकेट कौन था? क्या आप में से कोई बता सकता है सिंडिकेट कौन सा वर्ग था? चलो मैं बता देती हूँ आपको सिंडिकेट क्या था। सिंडिकेट एक ग्रुप था जिसके अंदर सभी जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, किसी पार्टी का जो लीडर होता है, मतलब जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, इन शॉर्ट आप इसे एक वृद्ध ग्रुप भी बोल सकते हैं, इन शॉर्ट कह सकते हैं। तो हम आपको इसमें बड़े लोगों का ग्रुप था जो सभी इंदिरा गांधी के विरोध में थे। क्यों विरोध में थे? क्योंकि इन्हीं लोगों ने इंदिरा गांधी को उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था कि तुम जब प्रधानमंत्री बनोगे तो हमारी बात मानना। पर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस अपने मतलब परिवार से ही था, तो उन्होंने एक छोर पर जाकर अपने इस ग्रुप की बात मानना मना कर दिया। तो इसलिए ये गुट इंदिरा गांधी से अलग हो गया और उसी गुट के अलग होने के कारण जो गुट बना उसका नाम था सिंडिकेट कांग्रेस ओ। आप पता चल गया वो सिंडिकेट कौन होता है। सिंडिकेट एक बड़े लोगों का वर्ग है जिसमें सभी बड़े लोग पार्टी के शामिल थे इंदिरा गांधी के विरोध में। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? सिंडिकेट क्या तात्पर्य? कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का समूह है, जो कि आप इससे लगा सकते हैं थोड़ा सा आइडिया। ये शक्तिशाली भी थे और बड़े भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवी पर्स से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है प्रिवी पर्स रियासतों के शासकों के परिवारों को उनकी संपत्ति सीमा के आधार पर दिया जाने वाला एक अनुदान या भत्ता था। मतलब इन शॉर्ट आप इसे लगा सकते हैं ये एक प्रकार की पेंशन थी, जो कि हमारे देश की रियासतें थी ना, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक क्या था, जैसे कि आप सब जानते हैं 565 रियासतें थी हमारे देश में। 565 ये सही लिखन जरा 565 ये हमारे देश की रियासतें थी, जिसे सरदार पटेल जी ने एक किया था। उसमें से जो जल्दी से मान नहीं रहे थे ना, उनको कुछ ऐसे उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति का पालन किया था। उसी नीति में एक था रियासतों का प्रिवी पर्स में उन राजाओं को पेंशन दी जा रही थी उनके परिवार को, तो उसे इंदिरा गांधी जी ने समाप्त कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चुनाव के नतीजे को राजनीतिक भूकंप कहा गया? पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो इसका आंसर है 1967 के चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर झकझोर दिया।
कांग्रेस लोकसभा में बहुमत पाने में कामयाब रही, लेकिन 1952 के बाद उसे सबसे कम सीटें और वोट मिली 1967 के चुनाव में। इसलिए इसे राजनीतिक भूकंप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे कम सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दल बदल डिफेक्शन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है दल बदल का अर्थ है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके प्रति वह चुना गया था और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। जो सपोज ये एक पर्सन है, इसने मान लेते हैं कि बॉल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा और ये जीत गया, विन हो गया। लेकिन ये विन होने के बाद में इस बॉल सिंबल को छोड़कर, मतलब इस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी, जस्ट सपोज बैट में शामिल हो जाता है, तो इसे दल बदल कहा जाएगा। क्योंकि यह चुनाव चिन्ह था इसका बॉल, जिससे ये जीता था, मगर इसने इसको छोड़कर दूसरी पार्टी बैट को अपना लिया, ये दल बदल कहा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजनीति के संदर्भ में खतरनाक दशक, डेंजरस डेकेड का क्या अर्थ है? इसका आंसर है 1960 के दशक को भारतीय राजनीति में खतरनाक दशक कहा जाता है, 1960 के दशक को, क्योंकि गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन जैसी कई चुनौतियां और अनसुलझी समस्याएं लोकतांत्रिक परियोजनाओं में विफलता और या देश के विभाजन के कारण बन सकती थी। क्योंकि इस टाइम पर कई सारी समस्याएं थी, गरीबी थी, असमानता थी। इस टाइम जानते हैं कि युद्ध भी हुआ था भारत का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 2 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन है ताशकंद एग्रीमेंट पर किसने और कब हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर है 1967 में हुआ था शास्त्री जी ने, और पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद अयूब खान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शास्त्री जी की इस एग्रीमेंट के बाद में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में कांग्रेस के ने विभाजन के पीछे मुख्य कारण, मेन रीजन बिहाइंड द स्प्लिट क्या था? कांग्रेस के जो विभाजन हुआ था उसका कारण क्या था? कारण था, पहला था सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटीय प्रतिद्वंदता, मतलब दोनों के बीच में लड़ाई। सेकंड था प्रिवी पर्स का उन्मूलन। एक तो दोनों के बीच में लड़ाई थी और दूसरा था प्रिवी पर्स का उन्मूलन, जिसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है यह विधायकों द्वारा बार बार बदलती निष्ठा और संरेखन की प्रथा का वर्णन करता है। मतलब ये दल बदल को दिखाता है, कोई एक नेता कितनी बार अपना दल बदल कर सकता है। तो जो सबसे पहले किया था उसका नाम नेता का था आयाराम, इसलिए जब वो पार्टी छोड़ के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते थे तो इससे मुहावरा बन गया आयाराम गयाराम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1971 में प्रिवी पर्स को समाप्त एबोलिश करने के लिए भारत में कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई थी? इसका उत्तर है प्रिवी पर्स 26 संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत समाप्त कर दिया गया था। आप उसमें बता सकते हैं कि जो अमेंडमेंट किया गया था हमारे देश में प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए, वो 26 नंबर का था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है महागठबंधन ग्रेट अलायंस का क्या अर्थ है, तात्पर्य है? इसका उत्तर है महागठबंधन गैर कम्युनिस्ट, गैर कांग्रेस विपक्षी दलों का एक समूह था, जो 1970 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ बनाया गया था। मतलब जो ये महागठबंधन है, ग्रेट अलायंस है, ग्रैंड अलायंस है, ये इंदिरा गांधी के खिलाफ बनाया गया था और इसमें सभी विपक्षी दल शामिल थे लगभग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 मार्कर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में दल बदल डिफेक्शन का क्या मतलब है? इस प्रथा के कोई 2 दोष बताइए, मतलब इसके डिमेरिट बताने हैं हमें, इसके 2। पहला तो है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1967 के चुनाव में दल बदल एक कारक था, इसने सरकार बनने और गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दल बदल एक निर्वाचित प्रतिनिधि के व्यवहार को दर्शाता है, जो उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके प्रति वह जीतता है, वह दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। इस प्रथा के 2 दोष हैं। पहला है, इस पार्टी के भीतर अस्थिरता पैदा होती है, मतलब एक तो इससे पार्टी में अस्थिरता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है, यह पार्टी विधायकों के बीच राजनीतिक अवसरवाद को बढ़ावा देती है। अवसरवाद क्या होता है? मतलब इसमें यह बताया कि अगर कोई एक नेता जीत गया, वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो दूसरी पार्टी उस नेता का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करती है क्योंकि वो एक जीता हुआ नेता है। इससे उस पार्टी के अपने वोट परसेंटेज बढ़ाने में मदद मिलती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल
कोलिशन के रूप में कांग्रेस पार्टी के संगठन का वर्णन करें। इसका उत्तर है कांग्रेस पार्टी के सामाजिक और वैचारिक गठबंधन निम्नलिखित हैं। पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट है यह उदारवाद समाजवाद पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मानना था कि समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से तथा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। यह सामाजिक अस्थिरता या सामाजिक सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह अल्पसंख्यकों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। मतलब इसने सभी वर्ग को बताया गया, तो ये उदारवाद है। इसने अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दिया है, समाज में शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया है और सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखा है, मतलब सभी को समान माना है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 में भारत में कांग्रेस पार्टी की पुनरुत्थान रिवाइवल के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे? फैक्टर बताने हैं आपको इसमें। तो इसका आंसर है 1971 के आम चुनाव के मुख्य परिणाम जो कांग्रेस की बहाली या पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार थे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है कांग्रेस आर, जिसमें इंदिरा गांधी लीडर थी। सीपीआई गठबंधन ने पहले 4 चुनावों में कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटें और वोटों का से कहीं अधिक सीटें और वोट जीते। एक तो उसने सबसे अधिक वोट जीते थे कब? 1971 में। आप इसका कारण बता सकते हैं? आपने पहले जान चुका है कि जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उसमें भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ गई थी, जिसका प्रभाव उन्हें, या फिर आप उसका प्रभाव ना कहकर रिजल्ट कह सकते हैं, रिजल्ट उन्हें 1971 के चुनाव में अपनी जीत के रूप में मिला। नेक्स्ट पॉइंट है 1971 के चुनाव के बाद में पूर्वी पाकिस्तान में संकट उत्पन्न हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना हुई, जिसमें भारत ने इसका सपोर्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उनकी पार्टी 1972 में हुए सभी राज्यसभा चुनावों में जीती, न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि राज्य विधानसभा चुनाव भी जीती सभी। नेक्स्ट पॉइंट है लगातार 2 चुनावों की जीत के साथ एक केंद्र स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर कांग्रेस का प्रभुत्व पुनः स्थापित हुआ। मतलब कांग्रेस की ये मतलब इसे कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में वाली स्थिति थी इस समय कांग्रेस पार्टी की, जिसमें कि उसे एक तो वो चुनाव जीत गई, बांग्लादेश आजाद हो गया, उसका नेतृत्व बढ़ गया, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चुनाव जीत गई और वो फिर से एक उभरती हुई पार्टी के रूप में लोगों के सामने आई और इंदिरा गांधी फिर से एक मजबूत नेता के रूप में उभरी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आयाराम गयाराम वाक्यांश किस अवधारणा सिग्निफाई को दर्शाता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव इम्पैक्ट की व्याख्या करें। इसका उत्तर है आयाराम गयाराम वाक्यांश भारत में राजनीतिक शब्दावली में विधायकों द्वारा बार बार पार्टी बदलने की प्रथा का वर्णन करने के लिए लोकप्रिय किया गया है। यह वाक्यांश कई चुटकुलों और कार्टूनों का विषय बन गया। अंततः दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया। अब इसका पॉइंट देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव इस प्रकार था इससे राजनीतिक दल के भीतर अस्थिरता पैदा होती थी। सेकंड पॉइंट, ये राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक अवसरवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे राजनीतिक व्यवस्था में आम लोगों का विश्वास और भरोसा कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे सरकार अस्थिर हो जाती है। देखिए जब कोई एक नेता किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है जीतने के बावजूद, तो उससे कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। एक तो राजनीति जिससे वो जीता है, जिस पार्टी से वो जीता है वो पार्टी गिर सकती है और इससे राजनीतिक अवसरवाद को बढ़ावा मिलता है। मतलब इससे लोगों को पता चलता है अगर आप जीतने के बावजूद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हो तो आपका उतना ही सम्मान किया जाता है दूसरी पार्टी नेता के द्वारा। इससे लोग अपनी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जल्दी से जल्दी शामिल होना चाहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इससे जो राजनीतिक भरोसा होता है, मतलब लोगों ने जिस पार्टी को सोचकर उन्हें मतदान किया था उन नेता लोगों की, जनताओं की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं और वो उनके साथ में विश्वासघात करते हैं। दूसरा है इससे सरकार अस्थिर हो जाती है। अगर कोई एक नेता किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे सरकारी रूप से बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है, जिससे कि सरकार गिर भी सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे भी आपको आगे इसी तरह के प्रीवियस क्वेश्चन की पूरी लिस्ट मिलती रहेगी चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में गठबंधन कोalition सरकार के कोई 2 फायदे और 2 नुकसान बताइए। हमें 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताने हैं। तो पहले 2 एडवांटेज देखते हैं इसके। पहला है जब भी संसद में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है तो गठबंधन सरकार बनाने का एक विकल्प प्रदान करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, ये छोटे और क्षेत्रीय दलों को सरकार के प्रतिनिधित्व का अवसर देती है। गठबंधन के बारे में बताना है। बेसिकली गठबंधन क्या होता है, कई सारे गुटों का एक समूह। मतलब अगर सरकार गिर जाए तो ये गठबंधन सरकार जो होती है ना, ये अपना एक मतलब एक पॉइंट ऑप्शन देती है सरकार गवर्नमेंट को कि अगर कोई सरकार गिर रही है तो उसकी जगह हम सरकार बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रीय दल। जो क्षेत्रीय दल होता है ना इस गठबंधन में सभी दल शामिल होते हैं। क्षेत्रीय दल के और छोटे बड़े सभी दल शामिल होते हैं, जैसे कि वो एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। उसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं जो कि इस प्रकार हैं। इससे सरकार में अस्थिरता पैदा होती है क्योंकि अलग अलग साझेदारी सरकार को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं और सरकार सही समय पर सही निर्णय लेने में असमर्थ होती है। मान लीजिए अगर हमें कोई एक निर्णय लेना है किसी नेता को, तो इसमें अलग अलग प्रकार के नेता है तो सभी का मत भी अलग अलग होएगा अगर अलग अलग नेता हैं तो, इसलिए इन सभी को एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए काफी देर हो जाती है कभी कभी कोई निर्णय लेने के लिए। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सभी जो भी नेता होंगे वो अपना बेनिफिट तो जरूर देखना चाहेंगे ना कि इससे हमारे वर्ग को क्या फायदा होएगा। अगर इससे किसी को फायदा नहीं होता तो वो चीज लागू नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद में विश्वसनीयता कम होती है क्योंकि उनका कार्यकाल गठबंधन समायोजन की मर्जी पर निर्भर करता है। इससे सरकार कमजोर बनती है। इसे बताया गया है जब भी जो प्रधानमंत्री होता है वो तो किसी एक पार्टी से होता है ना। जब आप देखते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री गठबंधन के रूप में किसी का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी जो निर्णय होते हैं वो सभी को प्रभावित जरूर करते हैं। जब सपोज कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यूपीए है, ये इसमें जो लीडर्स यूपीए में कई सारे दल शामिल हैं, उसमें से एक है कांग्रेस। ठीक है, अब इस कांग्रेस के लीडर है नेताजी, सॉरी जो लीडर हैं अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी है। अब इनके रूप में देखेंगे अगर इन्हें कोई निर्णय लेना, अगर इनकी पार्टी सरकार में आती है, इन्हें कोई निर्णय लेना है तो उन्हें ये निर्णय लेने के लिए इन सभी से सहमति लेनी पड़ेगी। अब किसी मुद्दा कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जिस पर इनमें से किसी एक का रुझान सही ना हो पर बाकी 2 का 3 का हो, पर कुछ का ना हो कुछ का हो। इस प्रकार से इनके जो निर्णय होंगे वो डामाडोल होंगे और उनका ये भी खतरा रहेगा राहुल जी को, अगर इन्होंने इन दलों का समर्थन नहीं किया या इनकी बात नहीं मानी तो ये अपना समर्थन वापस ले सकते हैं जिससे कि सरकार गिर जाएगी। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है गठबंधन सरकार का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 6 मार्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, भारत बनाम सिंडिकेट मुद्दे इशू का विश्लेषण एनालिसिस करें। इस मुद्दे ने इंदिरा गांधी के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी करी। इसमें चैलेंजेस बताने हैं, उनके सामने क्या चैलेंज आए थे। इसका उत्तर देते हैं, सिंडिकेट कांग्रेस के प्रभावशाली, शक्तिशाली और अग्रणी नेताओं का एक समूह को संदर्भित करता है। उनके पास वास्तविक संगठनात्मक शक्ति थी, मतलब जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो सिंडिकेट द्वारा ही लिए जाते थे, इसमें ये बताया गया है आपको। नेक्स्ट है, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। मतलब प्रधानमंत्री जो बनी है इंदिरा गांधी जी, उसमें सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी ने सत्ता में आने के लिए उनका समर्थन मांगा था। उम्मीद थी कि सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी उनकी सलाह मानेगी। सिंडिकेट को लगा कि अगर हमने इंदिरा गांधी को पीएम बना देते हैं वो आगे जाके हमारी बात मानेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन और नीतियों के निर्णय और क्रियान्वयन में उनकी सलाह महत्वपूर्ण साबित हुई, लेकिन हालात बदलते और इंदिरा गांधी के सिंडिकेट के प्रति लापरवाह व्यवहार ने उन्हें नाराज कर दिया। मतलब इंदिरा गांधी की वजह से थोड़ा शासन में थोड़ा टाइम हो गया, वो भी अब सिंडिकेट की जो बातें उनको नजरअंदाज करने लगी। इसी बीच ध्रुवीकरण बढ़ता गया और आखिरकार विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। जब इंदिरा गांधी लापरवाह हो गई तो उनका ध्रुवीकरण मतलब होता है इन शॉर्ट बंटवारा, पार्टीशन मान लेते हैं, एक हो गया ओ, एक हो गया आर, और ऐसे विभाजन हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए। सिंडिकेट के नेतृत्व वाले कांग्रेस का नाम कांग्रेस ओ रखा गया और इंदिरा गांधी नेतृत्व का कांग्रेस का नाम कांग्रेस आर रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लेकिन विभाजन के बाद सिंडिकेट के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने दावा किया कि असली संगठनात्मक शक्ति उनके पास है। जो सिंडिकेट थी उन्होंने कहा जो असली कांग्रेस है वो हमें, क्योंकि शक्ति हमारे पास है। वे थिंक टैंक और वास्तविक निर्णयकर्ता थे। 1971 के चुनाव में यह स्पष्ट हो गया कि अभी भी इंदिरा गांधी के पास असली शक्ति और कांग्रेस की प्रतिष्ठा है। मतलब जब 1971 का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी जी लोकप्रिय हुई तो उनके पास में एक ये प्लस पॉइंट आ गया उन्हें ये बताने के लिए कि जो कांग्रेस असली है वो कांग्रेस आर है, ना कि कांग्रेस ओ है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 के चौथे आम चुनाव के समय देश में बदलते
बदलावों मेजर चेंज की जांच करनी है हमें। इसका उत्तर है विधेयकों द्वारा बार बार पार्टी बदलने की प्रथा का वर्णन करने के लिए भारत में राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम वाक्यांश लोकप्रिय हो गया। इस वाक्यांश के कई चुटकुले कार्टून का विषय बन गया। अंततः दरबदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। और इसका पॉइंट देख लेते हैं। इसके प्रभावों को बताना है जो कि इस प्रकार हैं कुछ। पहला है इस राजनीतिक दल के भीतर अस्थिरता पैदा हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक अवसरवाद को बढ़ावा मिलता है। इस राजनीतिक व्यवस्था में आम चुनाव में विश्वास और भरोसा खत्म हो जाता है। इससे सरकार में अस्थिरता हो जाती है। सभी पॉइंट है उसके दल बदल के मेजर पॉइंट जो इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष मतलब फेवर्ड में परिस्थितियों का विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना है सर्कमस्टांसेस का। इंदिरा गांधी के कोई 4 उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट बतानी है जिसने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रिय बनाया। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है 10 जनवरी 1966 को कांग्रेस को फिर से राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती का सामना करना पड़ा। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन करने का फैसला करा। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में इंदिरा गांधी जी को पीएम बनाया गया। हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं हुआ। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ी टक्कर हुई। आपको इनका नाम याद रखना है मोरारजी देसाई जी का। जो ये है ये इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े विपक्षी हैं। इस मुकाबले का समाधान कांग्रेस ने सांसदों के बीच गुप्त मतदान के जरिए हुआ। इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक का सांसदों का समर्थन था। मतलब जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था उसके लिए कई लोग तैयार नहीं थे। पहली बात जब इंदिरा गांधी जी का चुनाव हुआ तो उनका जो चुनाव करवाया गया था वो गुप्त तरीके से करवाया गया था जिसके तहत इंदिरा गांधी जी को 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें मिली थी। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी सरकार को लोकप्रियता के 6 कारण बताने हमें जो इस प्रकार हैं। उनका समाजवादी दृष्टिकोण उनके पक्ष में काम आया और भूमि सुधार और भूमि हदबंदी कानून जैसे उनके विचार भी उनके पक्ष में रहे। समाजवादी दृष्टिकोण के कारण उन्हें अपनाया गया पहली बात। दूसरा था उनका नारा। ये उनकी लोकप्रियता के कारण बताया गया क्योंकि लोकप्रियता के सबसे बड़ा उनका नारा था गरीबी हटाओ। उस समय की जरूरत थी। लोगों ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और उनका समर्थन किया। नेक्स्ट था सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास करवाया था। आय और अवसर की असमानता को दूर करने मतलब प्रीवी पर्स का उन्होंने उन्मूलन कराने के लिए उनके समर्थन को लोकप्रियता मिली। मतलब जो इंदिरा गांधी ने काम किए थे उसका समर्थन भी किया गया। उन्होंने असमानता को दूर करा, प्रीवी पर्स को समाप्त कराया। जो प्रीवी पर्स से पैसे बचते थे वो उनका काम गरीब कल्याण में लगाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी हटाओ के माध्यम से वह दलित, वंचित, महिला, अल्पसंख्यक आदि के बीच लोकप्रिय हो गई। गरीबी हटाओ के नारे से उन्हें सभी वर्ग ने सोचा कि वो हमारे हित के लिए कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1971 के युद्ध में उनकी लोकप्रियता का इजाफा हुआ। उन्होंने उस समय के राजनीतिक और आर्थिक मामलों को प्रभावी ढंग से संभाला। विपक्ष भी उनकी प्रशंसा करता था। मतलब सबसे बड़ा सबसे मेन पॉइंट बोल सकते हैं, सबसे मेन पॉइंट सबसे ज्यादा वाला 1971 का युद्ध जिसमें वो उन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाई, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने गरीबों की रक्षक और एक मजबूत और सक्षम राजनीतिक नेता के रूप में देखा जाता था। मतलब इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने सभी क्षेत्र में सभी फील्ड में सभी के लिए कार्य किया है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सभी ने उनका समर्थन भी किया है। उनके 2 मेजर पॉइंट दे सकते हैं, गरीबी हटाओ का नारा और 1971 का युद्ध। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट है। इससे पहले आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें जिससे कि आपको आने वाले पेपर में एग्जाम में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के उत्थान और पतन, राइज और फॉल के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक, मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल की जिम्मेदार करें। जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे उसके राइज और फॉल के लिए उसके कारण बताने हैं हमें। तो इसका उत्तर है कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के उत्थान के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक थे। फर्स्ट है कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन की से विरासत मिली थी। यह एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था। मतलब कांग्रेस पार्टी आज़ादी के टाइम से हमारे देश में थी और यह ऐसा देश था जो देश के सभी वर्ग भागों में फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी ये सबसे बड़े लोकप्रिय और करिश्मा नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को भारतीय राजनीति पर हावी होने में मदद की। मतलब सभी चमत्कारी, जिसे चमत्कारी नेता या करिश्मा नेता बोल सकते हैं आप देखते हैं इसकी जिम्मेदारी गिरने के ये तो थे उसके उत्थान के कारण और ये हैं इसके गिरने के कारण, प्रमुख कारण देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है 1969 में कांग्रेस पार्टी ने एक छत्र पार्टी
मतलब एक दल पार्टी के रूप में अपना चरित्र खोना शुरू कर दिया था, जिसमें विभिन्न सरकारों और दृष्टिकोणों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने अब खुद को एक विशेष विचारधारा के पहचाना और दावा किया कि वह एकमात्र समाजवादी और गरीबी समर्थक पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार 1970 के दशक मतलब 1970 दशक के प्रारंभ में कांग्रेस ने राजनीतिक सफलता, तीव्र राजनीतिक वैचारिक विभाजन को एक नेता इंदिरा गांधी की अपील के आधार पर लोगों को आकर्षित करने पर निर्भर थी। मतलब 1970 के दशक में जो कांग्रेस पार्टी थी वो तो राजनीतिक सफलता के तीर पर सामाजिक और विभाजन विचारक थे और उसके आधार पर लोगों को आकर्षित करने पर निर्भर ही थी। मतलब जो इंदिरा गांधी खुद ना मानकर लोगों की बुनियाद या लोगों की राय के अनुसार मानती थी कि अब उनकी विजय होनी होनी, इसलिए उन्होंने कम से कम कार्य करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के स्वरूप के परिणाम में परिवर्तन के साथ अन्य विपक्षी दल भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाने जाने वाले सिद्धांत पर आधिकारिक भरोसा करना शुरू कर दिया। मतलब जो कांग्रेस के अलावा अन्य वर्ग थे उन्हें गैर कांग्रेसवाद कहा गया। उन्हें चुनाव और गैर कांग्रेस मतों में विभाजन से बचने की शुरुआत का भी एहसास हुआ। 1977 के चुनावों में इस कारक ने प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रत्यक्ष रूप से पिछड़ी जातियों के कल्याण का मुद्दा 1977 के राजनीति पर हावी हो गया। 1977 में पिछड़ी जाति का वर्ग भी एक प्रभावी मुद्दे के रूप में उभर रहा। 1977 के चुनाव परिणाम कम से कम आंशिक रूप से उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों में बदलाव का कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा चुनाव के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। एक बार फिर उत्तर राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार चुनी गई, जिसमें पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1997 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस न आकर गैर कांग्रेसी दल बहुमत में आए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल 1975 में जो लगाया गया था और उसके आसपास के दौरान संवैधानिक संकट का दौर कहा जाता है, क्योंकि उनकी शुरुआती संसद के अधिकार क्षेत्र को लेकर संवैधानिक लड़ाई से था। दूसरी ओर राजनीतिक संकट का भी दौर था। ये कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के पतन का एक प्रमुख कारण था। सबसे मेजर कारण उस पतन का कौन सा था? आप मान सकते हैं आपातकाल, जो कि इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया था 1971 में आंतरिक अस्थिरता के रूप को लेकर। इस प्रकार चैप्टर खत्म होता है। इसके सभी प्रीवियस क्वेश्चन आप हमारे इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसकी दोबारा से रिवीजन करके सभी को अच्छे से याद कर सकते हैं। आप अगर बुक याद ना करके, अगर आपको बुक ना पढ़नी हो तो आप इन प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर पूरे बुक का रिवीजन कर सकते हैं, पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। अभी तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आप इससे पहले भी चैप्टर जो 1 से लेके 4 तक हैं बुक 2 के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और ज़रूर देखें इन चैप्टर को। इससे आपको पेपर के आंसर का फॉर्मेट के बारे में पता चलेगा। तो आप ये जो बुक 2 है इसके 1 से लेके 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जो बुक 1 है उसके हमने ऑल चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आप उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।